जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, इसका जो सिलेबस है मैं दो तरीके से आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक तो सेशन के थ्रू और दूसरा महामैराथन क्लासेस के थ्रू। बात करेंगे सेशन के थ्रू, तो अगर आप बिगनर हो या आपकी तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से होना है तो आप लोगों को सेशन के थ्रू ही कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। और देन उसके बाद क्या करना है, आपको जो महामैराथन क्लासेस दी जा रही हैं उन महामैराथन क्लासेस के थ्रू आपको क्या करना है, कॉन्सेप्टों को समझना है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, कॉन्सेप्ट कैसे बन जाता है और उससे हमें कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ये सारी की सारी अप्रोच आपको समझना है। तो इनको आप केवल और केवल सेशन के थ्रू ही कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि महामैराथन क्लासेस में केवल आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर समझना है तो उसके लिए जो छोटे छोटे मैं आपको सेशन दे रहा हूं 40 से 45 मिनट के, इन सेशन से ही आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ रखा है टॉपिक के बारे में तो आपको केवल महामैराथन क्लासेस से ही कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करोगे उस तरीके से आपको सिलेबस करना है। आपको सारी चीजें मैं बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवा रहा हूं और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूं। अगर हम बात करेंगे अपने टॉपिक में कि अभी तक क्या हुआ, तो मैंने सेशन के थ्रू आपको लगभग जो पहली पीडीएफ थी जिसमें 120 प्लस क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस भी करवाया है। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आए सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। हर एक कॉन्सेप्ट पर मैंने कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए। ठीक है, यानी कि सारी की सारी चीजें आपको सेशन के थ्रू ही कंप्लीट करवाया है और उम्मीद है आपने कंप्लीट की भी होंगी, क्योंकि आप लोगों को कंप्लीट तो तभी होंगी जब आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे और उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। तो आपने ये सब किया होगा और बेहतर तरीके से आपने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 बार जरूर की होगी। ठीक है, आज से अपनी सेकंड जो पीडीएफ है उसको स्टार्ट करेंगे और इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोगों को मेरे साथ इतना टाइम हो गया जुड़कर, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि जब भी मैं आपको सेशन प्रोवाइड करवाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूं, क्योंकि आपका एक रिदम बन जाए, आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए, आपको कोई भी चीज डाउटफुल ना हो, सारी चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आए, वो हमारी पूरी कोशिश होती है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको हर एक कॉन्सेप्ट नोट भी करना है और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है। तो हम जानेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इनकम होती है, अगर हमें अपनी इनकम फाइंड करनी है तो इनकम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एक्सपेंडिचर का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? एक्सपेंडिचर का पता होना चाहिए, यानी अपने खर्च का पता होना चाहिए, और जो हमारी सेविंग है इसका पता होना चाहिए। अगर हमें किसी भी व्यक्ति की हमें क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है कि उसकी आय कितनी है, तो हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए उसका जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग है वो कितना है। जब हमारे पास एक्सपेंडिचर होगा, हमारे पास उस व्यक्ति की सेविंग होगी, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें उस व्यक्ति की क्या मिल जाएगी? इनकम मिल जाएगी। हिंदी मीडियम वालों को घबराना नहीं है, सारी चीजें हम बाइलिंगुअल आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपको बाइलिंगुअल ही पढ़ाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, क्योंकि अगर आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपको केवल और केवल इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। तो आपको दोनों लैंग्वेज में ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इन शब्दों को आप उस सब्जेक्ट में देखोगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी और फिर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा। तो सारी चीजें इस तरीके से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है कि आपका जो टारगेट है, जिसको अचीव करने के लिए जो आपको मेहनत करनी है, जिन सब्जेक्टों को आपको कंप्लीट करना है, उन सभी सब्जेक्टों को रिलेट करते हुए पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो बस मेहनत करने की आपको जरूरत है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो बेहतर तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। तो बात करेंगे हिंदी में इनकम को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं आय। अगर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की तो इसको बोलते हैं खर्चा। क्या बोलते हैं? खर्चा। अगर हम बात करेंगे सेविंग की तो इसको बोलते हैं बचत। क्या बोलते हैं? बचत। तो हम कह सकते हैं कि जो आय होती है वो खर्चा प्लस
बचत होती है। ये बात हमें बेहतर तरीके से पहले भी पता थी, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं किया है। अगर हम बात करेंगे इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज और सबसे आसान तरीके से इसकी कैलकुलेशन जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो बेहतर तरीके से करते हैं, क्योंकि वो हर एक दिन इस फॉर्मूले का यूज अपनी दैनिक लाइफ में कर रहे हैं। लेकिन आज हम पढ़े लिखे होके इस कॉन्सेप्ट को जब मैं आपको समझा रहा हूं तो ये कॉन्सेप्ट आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को पहले भी आपने कई बार यूज किया है और आपने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा है, लेकिन फिर भी हमें आज ये कॉन्सेप्ट नया लग रहा है, लेकिन ये नया नहीं है। सारी चीजें हम पहले से देख चुके हैं, इनको बहुत अच्छे से यूज कर चुके हैं, बस वो हमारे समझ से बाहर थी, हमने उन पर कभी गौर नहीं किया, इसलिए वो आज हमें नहीं लग रही हैं। लेकिन हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे और एग्जामिनर की उस मेंटलिटी को भी देखेंगे कि एक एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट से किस किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। सारी लैंग्वेज के टाइप को हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें समझना है कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, तो इससे क्या क्या चीजें क्रिएट हो सकती है, इस फॉर्मूले से क्या क्या एक एग्जामिनर पूछ सकता है। तो सबसे पहले एक एग्जाम से समझो आप कि जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी जो इनकम है उसका 40,000 क्या करता है, खर्च कर देता है, और वो लगभग अपनी इनकम का जो 10,000 है वो बचा लेता है। अगर वो अपनी इनकम का 40,000 खर्च कर देता है और 10,000 बचा लेता है, तो मैं यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वो जो उसकी इनकम है वो टोटल इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे सर आपने जो फॉर्मूला बताया है जो इनकम होती है वो खर्चा प्लस बचत होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो 40,000 प्लस 10,000 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। यानी कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपए कमाएगा तो वो क्या करेगा, अगर 40 खर्च कर लेगा तो 10 उसके पास सेव हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूले में सीक्वेंस में मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अगर आपने ये फॉर्मूला बताया है तो आपने जो बोला है कि अगर कोई व्यक्ति 40,000 रुपए खर्च कर रहा है और 10,000 रुपए बचा रहा है, तो हम कह सकते हैं जो आपने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से उसकी जो इनकम होनी चाहिए वो 50,000 होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति 50,000 नहीं कमाएगा तब तक वो 40,000 खर्च और 10,000 सेविंग नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है? तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से समझे, जैसे कोई व्यक्ति है वह x रुपए कमाता है, कितने रुपए कमा रहा है, x रुपए कमा रहा है, और वो क्या कर रहा है, y रुपए खर्च कर रहा है। तो अगर हम इसकी इनकम की बात करेंगे कि सर इसकी इनकम क्या होगी, तो आप लोगों का तुरंत जवाब आ जाएगा सर इसकी इनकम होनी चाहिए x प्लस y। तो क्या यहां से समझ में आ गया आपको कि आय हमें कैसे निकालनी है, इनकम हमें कैसे निकालनी है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को क्या करना है, जोड़ना है। बात क्लियर है? लेकिन हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, हमें परसेंटेज से इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके बताइए। क्या बताइए सर, इस परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को, सॉरी जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है इस कॉन्सेप्ट को आप परसेंटेज से रिलेट करके बताइए। तो मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूं, जैसे कोई व्यक्ति है अपनी इनकम का मान लीजिए 60% खर्च करता है, अपनी इनकम का 60% खर्च करता है और वो 40% क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। तो यहां पर उसकी जो इनकम होगी वो 100% होगी, उसकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, 100% होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति जितना भी कमा रहा है वो अपने आप में कितना कमा रहा है, 100% कमा रहा है। अगर वह 60% खर्च कर देगा तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, 40% होगी। बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब यहां पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप लोगों को करना क्या है कि जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है इनकम, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या लिखवाया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ध्यान से समझना। तो यहां पर एक काम और आप लोगों को करना है, वो क्या, आपको इनकम को इनकम नहीं लिखना है, केवल कैपिटल आई लिखना है। एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर ना लिखकर कैपिटल ई लिखना है, और सेविंग को सेविंग ना लिखकर कैपिटल एस लिखना है। आप लोग बोलोगे सर इसको लिखने से क्या होगा, इसको लिखने से बहुत बड़ा काम होगा, आप फॉर्मूले को कम टाइम में लिख पाओगे और जिससे आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो आई है वो ई प्लस एस होती है, आई की जो वैल्यू होती है ई प्लस एस होती है, और आई क्या है, इनकम है, ई क्या है, एक्सपेंडिचर है, और एस क्या है, सेविंग है। बात क्लियर है? तो हम इसको जब लिखेंगे तो कम टाइम लगेगा,
जब हम ई को एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, एस को सेविंग लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आई को इनकम लिखेंगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमें तो टाइम को कम से कम लगाना है और अपने आंसर को निकालना है। तो वो तभी हम निकाल पाएंगे जब हम कम से कम लिखेंगे। ठीक है, तो हर एक तरीके से एक ही टारगेट रहेगा कि हमारा जो टाइम है वो मैनेज होना हो जाए, स्टार्ट हो जाए, हम टाइम को मैनेज करना सीख जाए। तो जब हम हर एक पॉइंट पर अपने टाइम को बचाएंगे तो बेसिक सी बात है, हम उस बात को बेहतर तरीके से सीख जाएंगे कि हमें टाइम को कैसे बचाना है। ठीक है, यहां पर समझो, तो फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, आई इक्वल टू ई प्लस एस। बात क्लियर है। अगर यहां से हमें ई निकालना हो यानी एक्सपेंडिचर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जो हमारी इनकम है उसमें से सेविंग को क्या कर देंगे, माइनस, यानी अगर हम इनकम से अपनी सेविंग को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा मिलेगा। बात करेंगे यहां से हमें सेविंग निकालना हो तो हम अपनी जो इनकम है उसमें से किसको माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर को कर देंगे। तो तीन तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब इसकी लैंग्वेज क्या होगी वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला है, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो तीन तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्या पूछा जा सकता है कि आपसे इनकम निकालने के लिए भी बोला जा सकता है, आपसे एक्सपेंडिचर निकालने के लिए भी वो बोल सकता है कि एग्जामिनर, और आपसे सेविंग निकालने के लिए भी बोल सकता है। बात क्लियर है। अब मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया है उसको पूरी तरीके से आप लोग समझो कि एक फॉर्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा है कि आई इक्वल टू होता है ई प्लस एक्स, ई प्लस एस। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक जो व्यक्ति है वो 50,000 कमाता है। कितने कमाता है, 50,000, और भाई अपनी इनकम का 40,000 खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, 40,000 खर्च कर देता है। तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाती है, 10,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10,000 हो जाती है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है तो ये आपको समझ में भी आ गया। अब इसको हम रिलेट करेंगे परसेंटेज से। किससे रिलेट करेंगे, परसेंटेज से। तो परसेंटेज से रिलेट करने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से सुनना है। कैसे रिलेट करेंगे, जैसे अगर हम आपसे बोले कि जो वो व्यक्ति है उसका जो खर्च है, जो वो व्यक्ति है उसका जो खर्च है वो उसकी इनकम से यानी कि आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला है, जो उस व्यक्ति की इनकम है वो खर्च से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये भी बोल सकते हैं। या इसको ये बोल सकते हैं कि जो उसका खर्च है, उसका जो खर्च है वो उसकी इनकम से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर जो खर्च है, खर्च की जो तुलना है, जो कंपैरिजन है वो इनकम से की गई है। तो इनकम वाली जो वैल्यू है वो कहां पर रखेंगे हम, बेस में, और वो वैल्यू है कितनी, 50,000। अगर हम देखेंगे कि कम कितना है तो देखो इनकम से एक्सपेंडिचर कितना कम है, 10,000। तो 10,000 कहां पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और परसेंटेज में बदलने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 100% से। ये फॉर्मूला तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और बहुत अच्छे से हमें याद भी हो गया है। यहां देखेंगे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इनकम से कितना है, 20% कम है। क्या है, इनकम से एक्सपेंडिचर 20% कम है। तो क्या हम इस बात को निकाल सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम का कितना प्रतिशत है। तो इसको भी समझो, जैसे उसने कहा है कि जो हमारा खर्चा है वो इनकम से कितना प्रतिशत है, इनकम का कितना प्रतिशत है। तो इनकम से कंपैरिजन की गई तो इनकम को हम रखेंगे नीचे, यानी ये आपका क्या आ गया, इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है आपका 40,000, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 100% से। ध्यान से समझना सारी चीजों को, बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। बात क्लियर। 5 से अगर आप 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20%, और 20% का 4 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 80%। यानी कि उसकी जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, इनकम से जो एक्सपेंडिचर है उसका जो परसेंटेज है वो कितना है, 80%। यानी कि उसकी जो इनकम है और उसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर उसकी इनकम का 80% है। कितना है, 80% है। अगर हम यहां पर बात करेंगे
कि उसकी जो इनकम है, इनकम से उसकी जो सेविंग है वो कितने प्रतिशत है। तो यहां पर भी हमारी कंपैरिजन किससे की गई है, इनकम से की गई है। तो इनकम की वैल्यू कहां जाएगी, नीचे, और जो सेविंग है वो कहां पर आ जाएगी, ऊपर। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 100% से। तो यहां से देखेंगे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो उसकी इनकम है, इनकम से जो सेविंग है वो कितने प्रतिशत है, 20%। कितना परसेंट है, 20 कम है। हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल, वैल्यू निकल के आ गई परसेंटेज में, हमारे पास सेविंग की वैल्यू परसेंटेज में निकल के आ गई। तो क्या हम यहां से अपनी इनकम का परसेंटेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर देखो 80% प्लस 20% कितना हो जाएगा, ये 100%। यानी कि कोई भी वैल्यू हो वो अपने आप में कितनी होती है, 100%। उम्मीद है जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दिया है, जो प्रॉपर निकाल के मैंने आपको समझाया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट की जो वैल्यू है, जो पूरे कॉन्सेप्ट की एक लैंग्वेज है, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इनकी सारी टाइप्स जो बनती हैं, एक एग्जामिनर ने अभी तक जो लास्ट ईयर में एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो एक क्वेश्चन को क्रिएट करके दिया है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना था, इस अप्रोच को समझने के लिए हम बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से नोट करना है, शानदार तरीके से आपको इसका रिवीजन करना है, फिर जो ये क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चनों को मैं इस तरीके से समझाने वाला हूं, इस तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूं कि आपके जो आंसर है विदाउट पेन और विदाउट पेपर निकलेंगे। विदाउट पेन पेपर से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन पहले सॉल्व कैसे करना है, इस पूरी टेक्निक को आप लोगों को समझना है। जब मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद आप लोगों को देखना है कि डाउट कहां पर है। आपको डाउट जो आए उसको पहले से कमेंट नहीं करना है जब तक मैं पूरा एक्सप्लेन ना कर दूं। दो टाइप से मैं आपको समझाने वाला हूं, दोनों टाइप जब तक मैं आपको एक्सप्लेन ना कर दूं तब तक आपको को कमेंट में नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर आपके डाउट रहे तो फिर आपको कमेंट में करना है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको 1% भी डाउट ना रहे। सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर मैं खुद से करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मोनिका है, मोनिका स्पेंड्स 72% ऑफ हर इनकम, 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20%। उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 15%, और उसकी जो बचत है वो 15% बढ़ जाती है। तो देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। उसने कहा है कि जो मोनिका है, मोनिका की इनकम का वो 72% खर्च कर देता है। मोनिका की जो इनकम है वो अपनी इनकम का 72% खर्च कर देता है, और फिर उसका बाद में होता क्या है कि जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ सेविंग को भी वो 15% बढ़ा देता है। तो वो कह रहा है कि उसका जो खर्च है वो कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा। बात क्लियर है, तो यहां पर हम समझेंगे। मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई जो पहली पीडीएफ थी, कि जब भी हमें डाटा दिया ना जाए, जब भी हमें डाटा दिया ना जाए तो हम दो तरीके से डाटा को मानेंगे। वो दोनों तरीके आपको समझाए हैं। पहला तरीका क्या था कि जब डाटा पूरा सिंपल हो, जैसे यहाँ 72% है, डाटा सिंपल है, 20% है, डाटा सिंपल है, और यहाँ पर 15% है, यानी कि डाटा सिंपल है। जब हमें डाटा फ्रैक्शन में या डेसिमल में दिया जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे कि उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल करके, फिर उसके बेस में जो वैल्यू है उन सभी का एलसीएम लेके जब हम डाटा को मानेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। और जब हमें डाटा सिंपल दिया हो तो हम वहां पर जो डाटा मानेंगे वो 100% मानेंगे। क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। तो मैंने यहाँ पर मोनिका की जो इनकम है मैंने मान लिया वो 100 है, और हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें अपने आंसर को निकालना है। तो यहाँ पर जो उसकी इनकम है वो 72% खर्च कर देता है अपनी इनकम का। तो मैंने मान लिया कि जो मोनिका की इनकम है वो 100 रुपए थी, और 100 रुपए पर उसने 72% खर्च कर दिया। तो 100 का 72% निकालेंगे, यानी कि उसने 72 रुपए खर्च कर दिए। तो यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, उसने कितने बचाए होंगे। अगर 100 रुपए वो कमाएगी, 72 खर्च कर देगी, तो सिंपल सी बात है वो कितनी बचाएगी, 28 रुपए। ये कहां से निकाला है, ये हमने कॉन्सेप्ट से ही निकाला है। अगर हमें सेविंग निकालनी हो तो हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को रिमूव कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमें सेविंग का
वैल्यू मिल जाता है। बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो उसकी इनकम है मोनिका की, वो लगभग कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। अब उसकी इनकम है कितनी, 100, और इसको बढ़ा कितना दिया गया है, 20%। अब 100 को 20% बढ़ाना, यानी 100 का जो मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा वो 120%, और 100 का 120% आप जब निकालोगे तो वो निकल के आएगा 120, यानी उसकी जो इनकम है वो बढ़कर कितनी हो गई, 120 बराबर। आगे और उसने बोला है कि उसकी जो बचत है वो 15% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बचत कितनी बढ़ जाती है, 15%। बचत है कितनी, 28, और अगर आप 28 को 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। यहां पर अब आपको निकालने को बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्टों से रिलेट हुए हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे निकालना है, आपको उस फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, कितनी जल्दी आप निकाल सकते हो। इसी पर मैंने 120 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 7 या 21, 21 को आपको 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 4 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 4 लगभग कितना आ जाएगा, 4.2, यानी उसकी इनकम सॉरी सेविंग 4.2 बढ़ गई। पहले 28 थी, 28 से 4.2 और बढ़ गई, यानी 28 में 4.2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.2। उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 32.2। बात क्लियर है? अब क्या हम यहां से एक्सपेंडिचर जो नया खर्च है उसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर उसकी इनकम 120 हो गई और उसकी सेविंग 32.2 हो गई तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, उसकी खर्च को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, खर्च को। तो 120 में से आप किसको माइनस करोगे, 32.2 को, तो यहां से 8 7, ठीक है, ये 4 हो जाएगा तो 8, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 87.8। कितनी हो जाए, सॉरी, उसका जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 87.8। बात समझ में आई? ध्यान से देखो, आगे अगर क्वेश्चन को रीड करोगे तो उसने कहा है उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ जाएगा। पहले खर्च हो रहा था 72, अब खर्च हो रहा है 87.8। अगर हम बात करेंगे कितना बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा लगभग 15.8 बढ़ गया है। कैसे निकाला, हमने बाद वाले खर्चे में से पहले वाले खर्चे को घटाया तो कितना निकला हमारा, 15.8, यानी उसका खर्च बढ़ गया कितना, 15.8। पहले की तुलना में वो 15.8 रुपए ज्यादा खर्च करने लगा है, लेकिन हमें आंसर देना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, जिससे कंपैरिजन की जाए उसकी वैल्यू कहां रखते हैं, बेस में। कंपैरिजन पहले वाले खर्चे से की गई है तो 72 नीचे आ गया, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से गुणा करेंगे। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो यहां पर देखो, एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल। बात क्लियर है? यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये हो जाएगा 1580, और 1580 को 72 से क्या करना है, डिवाइड। 72 दूनी कितना होता है, 144। 158 से 144 जाएंगे तो 14 बचेगा, कितना बचेगा, 14 और एक जीरो। अब देखो 72 दूनी 144, दो बार तो जाएगा नहीं तो एक बार जाएगा, लगभग 21 दशमलव कुछ आना चाहिए। क्या 21 दशमलव ऑप्शन है, देखो जे 19 है, जे एलिमिनेट हो गया, जे 20 है, जे भी 20 है, तो जे दो 3 ऑप्शन एलिमिनेट, तो 21 दशमलव केवल एक ही ऑप्शन है, सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? पहला तरीका आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा का पूरा जो निकाल के मैंने आपको बताया है, ये क्या है, आपका बिल्कुल बेसिक है, और इसको हर एक स्टूडेंट करता है, और ये हर एक स्टूडेंट को समझ में भी आ जाता है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम हर एक कैलकुलेशन को एग्जैक्ट करके देखेंगे तो फिर हमारा टाइम खराब होगा। कैसे होगा उसको समझो। जैसे इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसमें डिफरेंस देखना कि आपका टाइम कितना बच रहा है। फिर आप लोगों को दोनों तरीकों को कंपैरिजन करके जिसमें कम टाइम लगे उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। बात क्लियर है, समझ में आया? ध्यान से देखो, जैसे फॉर्मूला तो वही है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसी फॉर्मूले से करेंगे। मैंने मान लिया कि जो उसकी इनकम है वो 100 है, और उसने इस इनकम का 72% यानी कि 72 खर्च कर दिया, तो उसने बचाया कितना है, 28। ये बात तो यहां तक तो आपको क्लियर है। अब यहां से आप लोगों को जो समझना है, जो थोड़ा माइंड लगाना है, वो क्या लगाना है, जैसे यहां पर आपका चेंजेस इनकम में हो रहा है
और आपका चेंजेस एक्सपेंडिचर में हो रहा है। बात को ध्यान से समझना, यहां पर इनकम में बदलाव हुआ, यहां पर एक्सपेंडिचर में बदलाव हुआ। बात क्लियर है? तो यहां पर जो टोटल इनकम में चेंजेस होगा उतना ही उसके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में होगा। क्या मेरी इस बात को समझ पाए आप? मैंने क्या बोला कि जो इस व्यक्ति जो मोनिका है, मोनिका की जो इनकम में चेंजेस होगा, जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही इनकम के बराबर उसके खर्च और सेविंग बढ़ेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? यहां समझो, जैसे उसकी इनकम 20% बढ़ गई और 100 का 20% होता कितना है? 20। हमने मान ली उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 20 रुपए बढ़ गई। बढ़ गई के लिए हम प्लस लगाएंगे और आगे उसने कहा है कि उसकी जो बचत है, बचत 15% बढ़ गई, तो 28 का 15% निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा? 4.2। कितना निकलेगा? 4.2। देखो पहले से निकाल के रखा है। अब अगर हम बात करें कि उसका जो खर्च है वो कितना बड़ा होगा, उसका खर्च कितना बड़ा होगा, तो इसको निकालने के लिए हम कहां से जाएंगे, कहां निकालेंगे, किस डाटा से निकालेंगे? तो कहीं नहीं जाना है, जो उसकी टोटल इनकम बढ़ी है, टोटल इनकम जितनी बढ़ी है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की वैल्यू बढ़ी होगी। अब यहां पर आपकी सेविंग तो उसने क्लियर कर दी कि 4.2 बढ़ी, तो यहां जितना बचा, जो भी इनकम बढ़ी हुई बची, जैसे 20 में से अगर 4.2 को घटा देंगे तो जो भी आपका डाटा बचेगा, जैसे 15.8 यहां पर आएगा, ये क्या बढ़ जाएगा? आपका खर्चा। बढ़कर इतना नहीं हो गया, केवल इतना बढ़ गया है, यानी पहले 72 खर्च हो रहे थे तो 72 में अब 15.8 और ऐड हो जाएंगे, यानी 87.8 बढ़ जाएगा। बढ़कर कितना हो जाएगा? 87.8 हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग देखो, जो वैल्यू आपको यहां पर सारी कैलकुलेट को एग्जैक्ट करके फिर माइनस करके, देखो यहां ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा में करना पड़ा और यहां पर फिर देखो आपको ये प्रॉपर तरीके से ये वाला स्टेप करना पड़ा। इसको करने की कोई जरूरत है नहीं, इस टाइम को आप बचा सकते हो। और यहां पर जो उसने पूछा था कि 15.8 बढ़ा है, यानी कितने परसेंट बढ़ा है, तो केवल इतना सा स्टेप आपको करने की जरूरत थी और इससे आपका आंसर फिर भी कितना निकलता? 21.9 निकलता। यानी कि आपको जो प्रोसेस, जो अप्रोच फॉलो करनी है एग्जाम हॉल में, वो ए वाली फॉलो करनी है, इससे आपके आंसर तुरंत निकलेंगे और बहुत फास्ट निकलेंगे। बात क्लियर है? उम्मीद है दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, सारे डाउट आपके बताए जाएंगे, एक भी डाउट नहीं रखा जाएगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, हर एक मेथड को समझने में आपको बोर नहीं होना है, आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है। जब आप इंटरेस्ट बढ़ाओगे तभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राघव अपनी इनकम का, जो उसकी इनकम है उसका 80% खर्च कर देता है। तो देखो फॉर्मूला हमें पता है, उसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 1-2 सेकंड में ही सारी अप्रोच को हम समझ जाएंगे। यहां उसने 80% खर्च कर दिया, डाटा सिंपल है, तो मैंने मान लिया उसकी जो इनकम है वो 80 है, 100 रुपए है, और 100 का 80% खर्च कर दिया, यानी उसने 80 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 20। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर इसकी इनकम 12% बढ़ गई, यानी 100 पर उसने अपनी इनकम को कितना बढ़ा दिया? 12%। 12% का मतलब 12 बढ़ गई, उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 12 बढ़ गई। और उसके जो बचत है, बचत को 10% बढ़ा दिया, बचत है कितनी? बचत सॉरी कम कर दिया, देखो बढ़ाया नहीं, कम कर दिया, यानी बचत पहले 20 थी और 20 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2, यानी कम कर दी, तो यहां पर साइन किसका लगाएंगे? माइनस का। कितना लगाएंगे? किसका साइन लगाएंगे? माइनस का, यानी उसकी बचत क्या हो गई? 2 कम हो गई। तो मैंने यहां पर बोला है कि जो उसकी इनकम बढ़ी है, जो जितनी इनकम बढ़ी है उतनी इनकम के बराबर एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होना चाहिए, यानी इन दोनों का सम, जो खर्च और बचत है, इनकी वैल्यू 12 होना चाहिए। ये -2 है, ये कितनी है? -2 है, तो उसका खर्च कितना होगा? 14। क्या आप इस बात को समझ पाए? जब हम 14 और -2 को जोड़ेंगे तभी हमें 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? तभी हमें 12 मिलेगा। जब हम 14 और -2 को जोड़ेंगे तभी वो 12 होगी, क्योंकि जितनी हमारी इनकम बढ़ी है उतने ही हम खर्च और सेविंग को बढ़ा सकते हैं, खर्च और सेविंग को बढ़ा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हमारी इनकम कम बढ़े और हम खर्च और सेविंग को बढ़ा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उतने के बराबर ही हमारी जो एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, इसकी वैल्यू का सम बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो यहां पर हमसे जो पूछा गया है हम उसको निकालेंगे। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी?
अब खर्च बढ़ कितना गया है, 14 बढ़ गया है। पहले खर्च था कितना, 80। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, और यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 140% को हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से। किससे करना है, 8 से। तो 8 एकम 8, क्या होगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 6, 60 बन जाएगा। 8 सत्ते 56, और 8 4 बचेगा, 8 पंचे 40, लगभग 17.5% उसका खर्च बढ़ जाएगा। पहले की तुलना में 17.5% उसका खर्च बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। जो अनु है अपनी महीने की जो इनकम का 68% खर्च कर देती है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 68% है। अगर उसकी महीने की इनकम 20% बढ़ जाती है, और जो उसकी महीने की बचत है वो 9 सही 3/8% बढ़ जाती है, तो उसके महीने का खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, ये आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद है कि नहीं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक ही कॉन्सेप्ट से देखो आप डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। मैंने डाटा को देख के उसकी इनकम 100 मान ली, बात को ध्यान से समझना। अगर उसकी इनकम 100 है और 68% खर्च कर दिया, यानी 68 उसने खर्च कर दिया, तो उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, 32। कैसे निकाली, 100 में से 68 को घटा दिया तो कितना आ गया, 32। उसने कहा है उसकी महीने की इनकम कितनी बढ़ गई, 20%, यानी 100 पर 20% की वृद्धि मिल जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी, 20 पर कितनी बढ़ जाएगी, 20। आगे देखो, उसने कहा है कि अपनी बचत को उसने 9 सही 3/8%, यानी 8 नम 72, 72 3 75, 75/8%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। और उसकी इनकम थी कितनी, सेविंग थी कितनी पहले, 32, ये निकाल लेंगे तो बड़ी कितनी गई, 25 थी 75, ठीक है, 25 या 75, और यहाँ देखो 25 या 75, ठीक है, 25 दूनी 50, यहाँ देखो 32 से 32 कैंसिल, यानी उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। इनकम कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। तो यहां से हमें निकालना है कि जो उसका खर्च है वो कितना बढ़ गया। अगर टोटल इनकम उसकी 20 रुपए बढ़ी है, तो खर्च और सेविंग को भी 20 बढ़ना चाहिए था। अब सेविंग तो केवल 3 बढ़ी है, तो जो भी बचा वो पूरा का पूरा क्या बचा, उसका खर्च, यानी खर्च कितना बढ़ गया, 17। पहले खर्च था कितना, 68, तो 68 पर बढ़ गया खर्च 17, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा। यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, 17 चौके 68, और 4 से काटेंगे तो 25%, यानी उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ गया, 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लो, पूरा डिटेल में समझ लो, फिर आंसर जो है वो आपके बहुत फास्ट निकलेंगे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं होती है तो बेसिक सी बात है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा बोरियत होती है। तो मैं तो सारी चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी जो इनकम है उसका 76% खर्च कर देता है। अगर उसकी जो इनकम है वो 14% बढ़ जाती है, और उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सिंपल सी बात है, डाटा सिंपल है, वही तरीका वही फॉर्मूला हम अपनाएंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर उसकी इनकम पहले 100 है और उसने अपनी इनकम का 76% खर्च कर दिया, यानी 76 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना उसका, 24। कितना बचेगा उसका, 24 रुपए। अगर 100 का 76% खर्च कर देगा, यानी 76 खर्च कर दिया, तो बचा तो उसके पास 24 है ना। अगर उसकी जो इनकम है वो 14% बढ़ गई, यानी 100 पर 14% की वृद्धि कितनी बढ़ जाएगी, 14 बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे उसने कहा है कि उसका जो खर्च है कितना, 76, ये 10% बढ़ गया। अब देखो 76 का हमें 10% निकालना है, तो ऐसे निकलेगा, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना निकलेगा, 7.6, यानी उसका जो खर्च है वो 7.6 बढ़ गया। बढ़ गए के लिए क्या लगाएंगे हम, प्लस का साइन आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि उसकी जो सेविंग है वो कितनी बढ़ गई होगी। तो यहां पर ध्यान से देखो,
जितनी उसकी इनकम बढ़ी है उतनी वैल्यू के बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बढ़ना चाहिए था। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो केवल कितना बढ़ा, 7.6। तो जो भी वैल्यू बची है कितनी, 6.4 लगभग, कितनी, 6.4। तो वो टोटल क्या बढ़ गई उसकी, वही उसकी बढ़ गई क्या, सेविंग, यानी बचत बढ़ गई। पहले बचत थी कितनी, 24, 24 पर 6.4 और बढ़ गई। अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, 100% से गुणा करेंगे, एक डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो यहां पर, ये 8 थे 64, 8 दिया 24, ठीक है। 80 को जब आप 80% को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 27 दिया 81 होता है लगभग, 27 दिया 81, तो लगभग ये आना चाहिए 26.67%। क्योंकि आपको जल्दी करना है तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे 3 दूनी 6, 2 बचा और 20 बन गया, तो 3 छक्के 18, लगभग 26.66%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा यहां से, सी करेक्ट आंसर। डायरेक्ट सोचने की कोशिश करना है कि 27 या 81, अगर यहाँ 81 होते तो 27 बार जाता, तो 27 81 तो है नहीं, तो 27 वाला एलिमिनेट हो गया। 28 तो ऑलरेडी नहीं हो सकता था, और 24 तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 26 तो वैसे भी आ रहा है, ठीक है। बात क्लियर, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ऑप्शन से देखते तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन छोटी थी, आप करते भी तो ज्यादा क्या नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता आपके टाइम पर, ठीक है। लेकिन करना ऐसे ही है कि आप ऑप्शन को भी नजर में रखते रहो, ऑप्शन को जरूर देख लिया करो कि कैलकुलेशन फ्रैक्शन या डेसिमल में जा रही है, तो हमें ऑप्शन को जरूर देखना है, वहां से हमारा सॉल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर निकलता है और हम कैलकुलेशन में फंसते नहीं है, हमारा जो टाइम है वो फिर कैलकुलेशन में नहीं जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रूपा की जो बचत है उसके खर्च का 16% है। ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से सुनना है, लैंग्वेज को बहुत गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा है कि रूपा की जो बचत है वो खर्च से 16% है। अभी तक लैंग्वेज आप देख रहे हो, सिंपल तरीके से बोल रहा था कि वो अपनी इनकम का इतना खर्च कर रहा है, इतना बचा रहा है, ये सिंपल सी लैंग्वेज थी। यहां पर लैंग्वेज में लेवल आपका अप हो गया है, अब यहां से आपकी लैंग्वेज में चेंजेस ज्यादा दिखेंगे। अब आपको समझना है कि सेम कॉन्सेप्ट से कितनी लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिक लैंग्वेज को तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा दिए, लगभग मैंने 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमें इस तरीके की लैंग्वेज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जो बेसिक लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अब इसी में थोड़ा लेवल अप हो गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है और हमें कैसे निकालना है। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा कि जो इनकम है वो हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के सम के बराबर होगी। अब देखो यहां पर उसने कहा है कि जो बचत है वो खर्च का 16% है। अब 16% का मतलब क्या होता है, 1/25 होता है तो 4%, 4/25 कर दे तो वो 16%, यानी 4/25 किसके बराबर हो जाएगा, 16% के बराबर। यानी वो कह रहा है कि उसकी जो बचत है वो खर्च का 16% है। अब खर्च से तुलना की गई तो मैंने यहां पर सोचा कि उसका जो खर्च है वो 25 है, तो यहां पर मैंने खर्च को 25 मान लिया, खर्च को कितना मान लिया, 25 मान लिया। क्योंकि डाटा कैसे मानना है ये तो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो मैंने मान लिया कि कहीं ना कहीं उसका खर्च अगर 25 यूनिट है तो उसका जो बचत होगा वो 4 होगा। बचत कितना होगा, 4, क्योंकि वो कह रहा है कि उसकी जो बचत है वो खर्च की 16% है, और हमने खर्च को मान लिया 25, और 25 का जब हमने 16% निकाला तो वो 4 निकला। तो यहाँ पर उसकी खर्च 25 होने पर उसकी जो बचत है वो 4 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो यहां से उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ दोगे, यानी कितनी हो जाएगी, 29। कितनी हो जाएगी, 29। बात क्लियर है। आप देखो ध्यान से, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। उसने कहा है कि अगर उसकी जो बचत है वो 25% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ रही, 25% बढ़ जाती है। अब 4 का अगर आप 25% निकालोगे, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। सॉल्व करोगे तो कितनी बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। यानी उसकी बचत कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। बचत कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। और जो खर्च है वो 10.5% बढ़ जाए। अब खर्च है 25, 25 को
कितना बढ़ाया गया है 10.5%। 10.5% हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 100। एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? देखो 25 चौके 100 कितना आ जाएगा 40। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। बात को ध्यान से समझना। अब यहाँ देखो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, कितना बचेगा 5। दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा। 8 छक्के 48, ठीक है, 8 छक्के 48 और 8 दूनी देखो 48 दो बचेंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। यानी लगभग उसका अगर हम बात करेंगे तो खर्च कितना बढ़ जाएगा 2.6 मान लो। कितना बढ़ गया 2.6 बढ़ गया। बचत उसकी 1 बढ़ गई, खर्च उसका 2.6 बढ़ गया। अगर हम यहां से बात करेंगे कि उसकी टोटल जो इनकम में चेंजेस हुआ है, जो वृद्धि हुई है वो कितनी होगी, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो लगभग 3.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी उसकी इनकम कितनी बढ़ गई 3.6। कितनी बढ़ गई 3.6। इनकम उसकी 29 थी, 3.6 बढ़ गई। लेकिन हमसे पूछा गया है उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो कैसे निकालेंगे 3.6 नीचे क्या आ जाएगा 29, क्योंकि हमारी पहली वाली इनकम से कंपैरिजन की जा रही है। और यहां परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से हम क्या कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे गुणा। यहां पर देखो अगर डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल, क्या बचेगा 360% बटे में 29। अब देखो यहां पर हमें ऑप्शन को देखना है। यहां पर ऑप्शन को हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे देखो 14 और 12 यानी दो तरीके के ऑप्शन दिए हैं। एक तो 14 के नजदीक दिए हैं और एक 12 के नजदीक। अब यहां पर देखो कैसे करना है। अगर जी हमारा 29 की जगह पे 30 हो जाता है, 29 की जगह पे 30 हो जाता है तो देखो क्या होता, एक बार भाग जाता, ठीक है, और दूसरा क्या जाता, अगर ये 30 हो जाता 30 दूनी 60, लगभग 12 आता। कितना आता 12। लेकिन अगर ये 30 होता तब 12 आता, कितना आता तब 12 आता। लेकिन ये 29 है, ये 29 है तो 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो यहां पर देखो जी 14 तो आएगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। जी 14 तो आएगा नहीं, जी वो एलिमिनेट हो गया। अब 12 तो कब आ रहा जब ये 30 होता, लेकिन ये 30 से थोड़ा कम है। अगर हम भाग में संख्या को बढ़ा देंगे तो हमारी वैल्यू जो निकलेगी वो कम निकलेगी, लेकिन नीचे वाली संख्या को जब हम कम कर देंगे तो हमारी वैल्यू थोड़ी ना थोड़ी बढ़ जाएगी नहीं। तो यहां पर हमने 30 माना अपनी कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए, लेकिन वो 30 थोड़ी है कितनी 29। तो यहां पर अगर हमने 30 माना था तो 12 आ रहा था, यहां पर है 29, तो कहीं ना कहीं हमारा 12 से थोड़ा ज्यादा आंसर आ रहा होगा। तो यहां पर 12 भी नहीं होगा, तो हमारा जो ऑप्शन बचा है यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसको पूरा 29 से सॉल्व नहीं करना है, आपको थोड़ा अपने माइंड का यूज करना है। और यही एक टेक्निक है, यही एक अप्रोच है किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेने की, ठीक है। जब इस तरीके से आप लोग सोचोगे तो ही आपके आंसर फास्ट निकलेंगे, नहीं तो यहां पर हर एक स्टूडेंट फंस जाएगा। और यहां पर ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि आपको कंफ्यूजन जरूर हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन इतनी बिगड़ जाएगी कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि हमें किस ऑप्शन को सही मानना चाहिए। लेकिन मेरे तरीके से सोचोगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो फिर आप 1% भी डाउट में नहीं रहोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। सोनू अपनी इनकम का 15% बचाते हैं, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है और वह अभी भी पहले जितना ही बचाती है, यानी उसने अपनी बचत को नहीं बढ़ाया है। बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसकी, ऐसे क्वेश्चन ही तो आपको एग्जाम में मिलेंगे। उसने कहा है कि उसने अपनी इनकम को 15% बचाती है, वो अपनी इनकम का 15% बचाती है। अब डाटा सिंपल है, तो इनकम बराबर जो फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैंने मान लिया डाटा के हिसाब से कि उसकी इनकम 100 है। अगर 100 पर उसने 15% बचा लिया, यानी 15 रुपए बचा लिए, तो उसने 85 तो खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया 85। अब उसने क्या बोला है कि उसकी जो इनकम है, इनकम 20% बढ़ जाती है। इनकम है कितनी 100, 100 को अगर हमने 20% बढ़ा दिया तो कितना बढ़ जाएगा 20। बात क्लियर है। और उसने कहा कि जो उसकी अभी जो पहले जितना बचाती है, माने इनकम बढ़ाने के बाद वो अभी भी
जितना बचा रही थी पहले उतना ही बचाती है। अगर पहले 15 बचा रही थी तो आज भी 15 बचा रही है, यानी हम कह सकते हैं कि उसकी जो बचत है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, उसकी बचत में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी बचत में 0 चेंजेस हुआ है। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि उसका जो खर्च है वो कितना होगा, तो जितना अगर बचत में उसने कोई वृद्धि नहीं की है तो जितनी उसकी बचत बढ़ी है उतना ही उसने क्या कर दिया, अपने खर्च को बढ़ा दिया। और उसने हमसे पूछा है कि उसने अपने खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया, उसने अपने खर्च को कितना परसेंट बढ़ा दिया, हमें ये निकालना है। तो देखो 20 बढ़ा दिया किस पर, 85 पर। हमें परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुणा करेंगे। 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 आ जाएगा। यानी 400% को हमें किससे डिवाइड करना है, 17 से। तो 17 दूनी 34, 6 बचेगा, 17 तिया 51, लगभग 23 कुछ आंसर आना चाहिए, 23.2 है। तो देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आप फंसे 2 में। 17 तिया 51, 9 बचेगा यानी 90 हो जाएगा। तो 17 पंचे 85, लगभग 23.5% हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को बोरियत तो नहीं हो रही है। सेशन में इस तरीके से सिलेबस करवाया जाएगा कि आपको 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। डाउट थोड़ा बहुत मैराथन क्लासेस में रहेगा, वो कहां पर कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक नहीं बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है और कितने तरीके से इससे पूछा जाएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कैसे बना है इसका एक्सप्लेनेशन तो केवल सेशन में ही दिया जाएगा। क्योंकि जो मैराथन क्लासेस होंगी इसमें सिलेबस थोड़ा फास्ट करवाया जाएगा, और ये फायदा हमारे उन स्टूडेंटों को होगा जिनने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी में नया है, वो तैयारी को एक बहुत अच्छा आयाम देना चाहता है, बहुत अच्छे से पहले टाइम में ही कंप्लीट होना चाहता है, यानी कि एक टाइम में ही वो सिलेबस को ऐसे पढ़ना चाहता है कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना हो, तो वो सबसे पहले सेशन को देखे, सेशन से सिलेबस को कंप्लीट करे, फिर उसके बाद वो क्या काम करे, वो इन प्रोसेस को समझे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को करने के लिए वो मैराथन क्लासेस को प्रैक्टिस में ले। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति का महीने का जो खर्च है उसकी महीने की बचत से, देखो ध्यान से, 66.2/3% ज्यादा है। यानी खर्च और बचत में रेशियो आपको दिया गया है, खर्च और बचत में आपको रेशियो दिया है। फॉर्मूला कहता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहां पर 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 2/3। अभी हम यहां पर नहीं बताएंगे कि 2/3 क्यों होता है, ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि उसका जो खर्च है बचत से इतना ज्यादा है। अब बचत से तुलना की गई तो नीचे जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमारी बचत होगी, तो मैंने 3 को ही सेविंग मान लिया, मैंने मान लिया कि उसकी जो बचत है वो 3 है। तो यहां से उसका खर्च क्या होगा, 3 पर 66 सही 2/3% निकालेंगे तो वो 2 निकलेगा, और ज्यादा है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो उसका खर्च कितना निकल के आएगा, 5। और अगर हम आपसे बात करेंगे कि उसकी इनकम कितनी होना चाहिए, तो आप कहोगे इनकम प्लस सेविंग को जोड़ दो, तो उसकी इनकम 5 और 3 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी एक लाइन को पढ़ने से आपका इनकम निकल के आ गया, एक्सपेंडिचर निकल के आ गया और सेविंग निकल के आ गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन में आगे। आगे जब उसने बोला है कि उसकी जो महीने की इनकम है वो 44% बढ़ जाती है, उसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ जाती है, 44% बढ़ जाती है। अब देखो यहां पर थोड़ा माइंड का अगर आप यूज करोगे तो आप कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। कैसे, वो यहां पर देखो 44% निकालना है और इनकम है आपकी 8, और 8 का जब आप 44% निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन डेसिमल में जाएगी, और डेसिमल में जब कैलकुलेशन जाएगी तो आपको बड़ी परेशानी होगी। तो वो कैलकुलेशन डेसिमल में ना जाए उसके लिए क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। अगर हम यहां इनकम में 100 से गुणा करेंगे तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग टोटल में भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने यहां 100 किया, 100 से गुणा तो 800 बन गया, तो यहाँ ये 500 हो जाएगा और यहाँ 300 हो जाएगा। कोई मतलब निकलेगा, कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा। अब यहां से आप निकालो 800 का 44%, 800 का 44% सेकेंडों में निकलेगा। देखो 800 का 44%, परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो कट जाएंगे। 8 के 44 में गुणा करोगे, 8 चौकी 32, 8 चौकी 32 और 3 35, लगभग कितना आ जाएगा, 352। यानी उसकी जो इनकम है 44% जब उसने अपनी इनकम को बढ़ाया तो कितनी बढ़ गई, 352।
52। कितनी बढ़ गई? 352, 352। और उसने कहा है कि उसने अपने महीने का खर्च 600 बढ़ा दिया। 500 का 60%, 500 का 60%, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 60 का 5 में गुणा होगा, यानी 300 बढ़ गई। उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ गया? 300 बढ़ गया। तो यहां से मैं आपसे बोलूं कि उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, तो आप 352 में से 300 घटा दोगे तो कितना बढ़ गई? 52। लेकिन यहां पर आगे जब बढ़ोगे तो उसने कहा है उसकी जो महीने की बचत है वो 1040 बढ़ जाती है, यानी 52 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1040 है। कितनी है? 1040। अगर हम यहां से देखेंगे तो कितना बढ़ गई, कितने गुना है? ए 52 दूनी 104, यानी 20 गुना है। कितने गुना है? 20 गुना। हमसे क्या पूछा गया है? उसकी जो शुरुआती खर्च है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब शुरुआती खर्चा तो भाई 500 था, शुरुआती खर्चा कितना था? 500 था, शुरुआती खर्चा 500 था, और 500 खर्च होने पर ये एग्जैक्ट खर्च नहीं था, ये आपका 20 गुना करोगे तो 500 को जब 20 गुना करोगे तो आंसर आएगा 10,000। यानी उसका पहले खर्च कितना हो रहा था? 10,000। तो आपसे चाहे खर्च पूछ ले, आपसे चाहे पहली इनकम पूछ, सेविंग पूछ ले, चाहे आपसे वो पहली इनकम पूछ ले, आप सभी को 20 गुना कर दोगे। जैसे अगर वो पूछेगा कि पहले की उसकी इनकम क्या है, तो आप 800 को कितना करोगे? 20 गुना। और क्यों करोगे वो भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसने जो बचत की है अपनी इनकम को बढ़ाने के बाद, जो बचत की है वो 1040 थी, और आपकी यूनिट में तो 52 निकल के आई थी, यानी 52 यूनिट की वैल्यू 1004 थी, यानी कितने गुना? 20 गुना। तो जो भी होगा आपका डाटा वो पूरा का पूरा डाटा 20 गुना होगा। जो आपने इनकम मानी, अगर एग्जैक्ट इनकम निकालोगे तो 20 गुना कर दोगे। यहाँ पर जो सेविंग है, सेविंग निकालोगे तो 300 को 20 गुना करोगे तो वो उसकी सेविंग निकल के आ जाएगी पहले की। अगर पहले का खर्च पूछा है तो उसको भी 20 गुना करोगे तो 10,000। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यानी कुछ भी आपसे पूछ ले, आप हर एक चीज को सेकंडों में निकालोगे और विद इन टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर देके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव हो जाओगे। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जल्दी आप लोग सॉल्व करो, तब तक हम देखेंगे क्लास सही चल रही है, उसमें वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, जल्दी सॉल्व करो। हुआ किसी से सॉल्व? किसी के समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था? अगर नहीं आया तो परेशानी होना है, और अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और अगर आपने कर लिया तो फिर तो आप परफेक्ट हो, फिर आप परफेक्ट हो गए हो। आप केवल आप में जो इंप्रूव होना है वो स्पीड में होना है, आप कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत अच्छे से परफेक्ट हो चुके हो। लेकिन अगर नहीं आया तो घबराना नहीं है, वो सारी चीजें आएंगी। जैसे ही एक टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, जब परसेंटेज टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आगे जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, और अगर आपने मेहनत से परसेंटेज को पढ़ लिया तो सारे कॉन्सेप्ट आपको इतने इजी लगने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझोगे फर्स्ट टाइम में ही। आज आपकी कंडीशन कुछ भी हो, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर परसेंटेज टॉपिक को, केवल परसेंटेज को ही आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो फिर आगे की चीजें तो आप ऑटोमेटिकली बेहतर तरीके से समझोगे। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक रमेश है अपनी महीने की सैलरी कितनी 26 सही 2/3% बचाता है। अपनी सैलरी कितनी बचाता है? 26 सही 2/3% बचाता है। उसकी जो सैलरी है उसका वो 26 सही 2/3% बचा लेता है, ये उसने बोला है। जब उसका खर्च 20% बढ़ जाता है तो वह महीने हर महीने इतने बचा पाता है। जब वह अपने खर्च को कितना बढ़ा लेता है? 20%, तो कह रहा है हर महीने वह इतने बचा लेता है। खर्च जब बढ़ा देता है 20% तो बचत भी उसकी 4080 ही रहती है। अब यहां पर देखो 26 सही 2/3%, इसका मतलब क्या है? 26 या 78, 78 2 80/3%। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 से गुणा यानी 300 हो जाएगा। अब यहां पर देखो उसने ये बोला है कि जो इनकम है उसकी वैल्यू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, ये तो हमें पता है। उसने कहा है कि उसकी जो सैलरी है, सैलरी एक प्रकार से उसकी इनकम, सैलरी एक प्रकार से उसकी इनकम, उसकी जो इनकम है उसका वो 26 सही 2/3% बचा लेता है। तो मैंने मान लिया कि यहां पर उसकी इनकम 300 रुपए है, उसकी इनकम 300 है। 300 क्यों माना?
मैंने यहाँ 0 से 0 कैंसिल क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं हमें वो आगे प्रॉब्लम करेगा। जब हम उसका 26/3% निकालेंगे तो वो डेसिमल में जाएगा। तो मैंने उसकी इनकम को 300 ही मान लिया। क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो मैंने इसकी इनकम को मान लिया 300। जब 300 का मैंने 26/2/3% निकाला, यानी वो निकल के आएगा हमारे पास 80। यानी वो 300 जब कमाएगा तो वो बचा कितना पाएगा? 80। तो यहां से वो खर्च कितना करेगा? तो आप सिंपल सी बात है, 300 में से 80 को घटाओगे 220, उसका खर्च निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम आगे देखेंगे। उसने कहा है कि उसकी जो बचत है वो 20% बढ़ गई। 300 पर 20% बढ़ गई। अब देखो 300 का 20% निकालेंगे, सॉरी खर्च बढ़ा है उसका, बचत नहीं। क्या बढ़ा है? मिस्टेक हो जाएगी, सही से पढ़ो। खर्च 20% बढ़ गया। खर्च था कितना? 220। 220 को 20% हटाएंगे तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से बाई दूनी 44। यानी उसका खर्च कितना बढ़ गया? 44। तो 220 से 44 बढ़ जाएगा, यानी 264 हो जाएगा। खर्च बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 264। बात क्लियर है? आगे देखो, उसने कहा है कि जब वो खर्च 20% बढ़ा देता है तो वो कह रहा है कि उसकी जो बचत है वो 4080 रुपए बचती है। यानी वो जब खर्च को बढ़ा देता है तो उसकी जो बचत है वो केवल 4080 रहती है। तो यहां पर आप लोगों को समझना क्या है कि केवल और केवल आपको खर्च में चेंजेस दिया है। उसकी इनकम अगर पहले 300 थी तो आज भी कितनी होगी? 300, क्योंकि उसकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं किया है। एक क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चलेगा कि जो पहले की इनकम थी वो आज भी इनकम है, लेकिन उसके खर्च में चेंजेस हो गया। जहां पहले वो 220 रुपए खर्च कर रहा था, आज वो 264 रुपए खर्च कर रहा है। कितने खर्च कर रहा है? 264। तो ध्यान से देखो, हम अगर बात करेंगे कि आज वो बचा कितना है, खर्च को बढ़ाने के बाद वो बचा कितना है, तो 300 में से 264 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36। यानी कि आज की कंडीशन में वो बचा कितना है? 36। लेकिन वो कह रहा है वो बचा तो पाता है 4080। यानी हम कह सकते हैं कि जो 36 यूनिट की वैल्यू है वो 4080 है। कितनी है? 4080 है। आगे उसने कहा है कि उसकी जो महीने की सैलरी कितनी है, महीने की सैलरी यानी इनकम कितनी है। इनकम तो है 300। तो हमें 300 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 4080 को किससे भाग करेंगे? 36 से। 300 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 300 से गुणा कर देंगे। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो देखो यहां सॉल्व करेंगे। 12 दूनी 36, 12 तिया 36, कितना बचेगा? 4। 12 चौके 48, कितना हो जाएगा? 340। 12 तिया 36, 300 को काटेंगे 100 बार। 340 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34,000। यानी हम कह सकते हैं उसकी जो सैलरी है वो कितनी है? 34,000। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नया पैटर्न, बहुत अच्छा पैटर्न है। टाइप में ये तीसरा लेवल हो गया आपका। पहले लेवल में बेसिक लैंग्वेज थी, दूसरे में थोड़ा चेंजेस किया है। अब यहां से देखो तीसरा लेवल कंटिन्यू आपके अब लेवल अप होंगे, क्योंकि आपको पढ़ाया वो जाएगा जो एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दिया, कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद केवल बेसिक लैंग्वेज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी जाए। वो तो आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यू एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट पर लैंग्वेज को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है, बहुत अच्छे से डाटा को कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है। तो वो सारे के सारे टाइप हमें प्रैक्टिस करके चलना है, जिससे हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। जब हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। जब हमारे नंबर कट ऑफ से कई गुना ज्यादा होंगे तभी तो हम क्या सिलेक्ट हो पाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो स्कोर है वो हमारी कट ऑफ से बहुत नीचे है, तो फिर हम कुछ भी कर लें सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो वो सारी चीजें कब होंगी? कट ऑफ से ज्यादा नंबर आपके कब आएंगे? जब आप पूरा का पूरा पढ़ के जाओगे, हर एक टाइप को प्रैक्टिस करके जाओगे, हर एक कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज को समझ के जाओगे, वो सारी की सारी चीजें आपकी पकड़ में होंगी, तभी आप लोग क्या कर पाओगे? किसी एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे से स्कोर निकाल पाओगे। ठीक है? क्या बोला गया है? पी और क्यू की जो सैलरी है वो मिलाकर के कितनी है? 4,32,000। यानी पी और क्यू दोनों की जो सैलरी है वो मिलाकर के 4,32,000 है। पी और क्यू अपनी सैलरी का क्रमशः
75% और 61% खर्च कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं पी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है तो क्यू अपनी इनकम का 61% खर्च कर रहा है। अगर उनकी बचत बराबर है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी बचत बराबर है तो पी की सैलरी क्या होगी ये आपको निकालना है। बहुत आसान, इसके लिए कोई लॉजिक सीखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कॉमन सेंस है। हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइप है तो प्रैक्टिस करके जाएंगे। कैसे? मैंने मान लिया कि जो पी व्यक्ति है इसकी जो सैलरी है वो पी है, इसकी सैलरी क्या है? पी है। बात बचत पार्ट की हुई है तो बचत को ही हम निकालेंगे। अगर पी अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है और उसकी जो सैलरी होगी वो 100% होगी, अब जो 100% से 75% खर्च कर देगा तो उसकी जो बचत होगी वो कितनी बचेगी? 25%। यानी पी जो कमा रहा है, पी रुपए कमा रहा है तो पी का कितना बचेगा? 25%। ये उसकी बचत होगी। इसी तरीके से जो क्यू है, क्यू अपनी इनकम का 61% खर्च कर देता है। मैंने मान लिया क्यू रुपए कमाता है, 61 खर्च कर देगा तो वो बचाएगा कितना? 39%। क्योंकि क्यू जितना भी कमा रहा है वो अपने आप में 100% है। 100% में से उसने 61% खर्च कर दिया तो बचा कितना है? 39% अब ये जो उसकी बचत है दोनों की, एग्जामिनर ने कहा है दोनों बराबर हैं, तो क्या आप लोग यहां से पी और क्यू की सैलरी का रेशियो नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो यहां से पी और क्यू की सैलरी का जो रेशियो आ जाएगा वो 39/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39/25। अगर पी 39 रुपए कमाएगा तो क्यू 25 रुपए कमाएगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही दिया है। उसने दिया है कि इन दोनों की वैल्यू का जो सम है वो कितना दिया है? 4,32,000। यानी हम देखेंगे 39 और 25 अगर हम इन जोड़ेंगे तो 9 5 14 4 और 3 2 5 और 1 6, 64 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 64 यूनिट की वैल्यू दी गई है हमें कितनी? 4,32,000। कितनी दी गई? 4,32,000। यहां देखो, हम देखो काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48 ज्यादा होंगे। यहां देखो 8 8 64 और यहां पर देखो 8 5 40, 8 चौके 32, ठीक है, 54,000। अभी भी 8 से कट रहा है, 8 छक्के 48, ठीक है, 8 छक्के 48, कितना? 6 बचेगा, 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, ठीक है, यही आ जाएगा ना? ठीक है, कट करके 8 छक्के 48, 6 तो 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 4 तो 6 40, ठीक है, 6,050। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 6,750। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया पी की सैलरी। पी की सैलरी निकालने के लिए देखो किससे गुणा करना पड़ेगा हमें? 39 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? 39 से। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी सैलरी हो जाएगी? पी की सैलरी। अब देखो यहां थोड़े हम फंस सकते हैं, कैसे? लेकिन फिर भी हम आसान तरीका आपको बताएंगे, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट पर अगर हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 तो सभी में है। अगर टेंस डिजिट पर देखेंगे 9 पंचे 45, तो 45 तो देखो दोनों पे है, यानी यहां से हमारा काम नहीं हो रहा है। अब हमें कुछ और तरीके सोचने चाहिए। अगर यहां पर टोटल 6,000 होता और यहां 40 हो जाता तो 6 चौके 24, लगभग 24,000 के समथिंग आता, और लेकिन हमारी वैल्यू तो ज्यादा है 6,000 से, तो 23,000 वाले तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। क्या हो गए? दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। क्या है? हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक 26,300 2,63,750 है और दूसरा 2,63,250 है, यानी केवल और केवल 500 का डिफरेंस है दोनों में। तो फिर अब यहां पर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे कर लेंगे, वही तरीका है, इनटू करेंगे, ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, वही, अब 39 की टेबल तो किसी को आती नहीं होगी, वैसे आना चाहिए, तो हम तो सिंपल तरीके से कर लेंगे। 45 5, ठीक है, 4 9 7 63, 63 और 4 7, ठीक है, और 9 6 54, 54 6 60, ठीक है, 0 15 1 3 7 21, ठीक है, 22, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22 18 और 2 20। तो देखो 0 5 2
3, ठीक है, 6, 2,63,250, 2,63,250। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन इसको एग्जाम में नहीं करना है, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, इसको एग्जाम में नहीं करना। ये मेथड तो बहुत गंदा है, लेकिन आप लोगों को ये प्रैक्टिस करके जाना है। दो चीजों को बहुत अच्छे से देख लो। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे से सक्सेस होना चाहते हो, एक रैंक के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो 50 तक टेबल, ठीक है, 30 तक क्यू और 50 तक स्क्वायर, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये थोड़ा ना थोड़ा आपको टाइम बचा कर ही देंगे, जितना भी बचाएंगे टाइम आपका सेव होगा। बात क्लियर है? तो इसको इस मेथड से निकलना है, आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करना है। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट की जो ट्रैक है वो मैंने आपको यहां पर बताई है, और आगे दो जो ऑप्शन है इसको आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ज्यादा डिफरेंस होता तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे, मैं उसी मेथड आपको बता देता। ठीक है, क्लियर है बात? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि सेम जो मैंने अभी टाइप आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है वो सेम कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आज का सेशन हम यहीं रोकेंगे, कल के सेशन को यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और बेहतर तरीके से आगे की टाइप को समझेंगे और आगे के कॉन्सेप्टों को समझेंगे। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आ गए होंगे, आप लोगों ने बेहतर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को नोट किया होगा, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है हर एक दिन आप कंटिन्यू तरीके से पढ़ रहे हो और बेहतर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को नोट कर रहे हो। आपको ये बात समझना है कि हम हर एक क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, आप अपना पूरा टाइम केवल प्रैक्टिस में लगा दोगे, तो आप 3 से 4 महीने के बाद खुद में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने जो टाइम स्पेंड किया है वो बिल्कुल सही जगह पे स्पेंड किया है और हमने जो पढ़ा है वो बेहतर पढ़ा है। तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़े आप उतनी मेहनत करो। मैं ज्यादा कोई मोटिवेशन की बात बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, जो स्टूडेंट अपनी उम्मीदों को पूरा करना चाहता है, जिनके माँ बाप के सपने अधूरे हैं, वो उन सपनों को अगर पूरा करना चाहता है तो उसको मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पीछे कितने लोग हमें सफल होना देखना चाहते हैं। तो उन सभी बातों को अगर वो ध्यान से समझ रहा है, ध्यान से उन बातों को रख रहा है और अपना जो टारगेट उसने बनाया है उस पर मेहनत कर रहा है, तो उसको कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डिमोटिवेशन कभी हो ही नहीं सकता है। तो जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको कभी ना तो डिमोटिवेशन होगा ना फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जब हम मेहनत से आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आपका बिल्कुल फर्ज बनेगा कि आप लोग भी मेहनत से पढ़ो। यहां पर वो चीजें हो ही नहीं रही हैं जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो, जिससे आपको डिमोटिवेशन हो, क्योंकि रियल जो संघर्ष होता है उसको मैं पूरी तरीके से आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूं। क्योंकि संघर्ष एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप अकेले तो रहोगे, लेकिन संघर्ष को जीतने के बाद आपके आसपास इतने लोग होंगे कि उनसे आपको इतनी खुशी मिलेगी कि हाँ, जो मैंने संघर्ष किया उसको जीतने के बाद जो सुकून मिलता है वो बहुत बड़ा सुकून होता है। उसको हम अगर किसी और टाइम को गलत तरीके से लगाते तो फिर वो खुशी हमें कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो संघर्ष तो जरूरी है, संघर्ष को करना भी जरूरी है, संघर्ष को जीतना भी जरूरी है। ऐसा भी ना हो कि हम जीवन भर लाइफ टाइम संघर्ष करते रहे और हमें कोई जीत ना मिले। जीत इतनी हो, शानदार हो, संघर्ष में थोड़ा टाइम कम ज्यादा लग सकता है। अगर तुम्हारी जीत लंबी है, जीत बड़ी है, तो उसमें संघर्ष थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हाँ, जीत आपको मिलेगी। बस संघर्ष के अनुसार, मेहनत के अनुसार आप लोगों को टारगेट को रखना है कि आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सको उतने बड़े टारगेट लो, और टारगेट हमेशा बड़े लो, जीत हमेशा बड़ी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और आपकी नेक्स्ट मैराथन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।